friends and welcome again to our YouTube channel ACM Education. So एक नया दिन एक नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है ये हम आज शुरू करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो आप कह सकते हो। यहाँ पे बेसिक हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ये सब मतलब कॉमन जो इंट्रोडक्शन होता है इस चैप्टर का वो हम देखेंगे और एसिड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है तुम्हारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन में, ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सबको पता है, किसी भी कंपाउंड के साथ कोई अगर रिएक्शन करे तो किस तरह की वो जो प्रॉपर्टीज शो करता है। मतलब कोई हाइड्रोजन गैस अगर निकली किसी में रिएक्शन में या फिर किसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन से हमें जो प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं वो होती है हमारी की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं, ध्यान रखिए सिर्फ कंपाउंड्स की बात चल रही है यहाँ पे, एलिमेंट की नहीं। जितने भी कंपाउंड्स हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर उनको तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे हो गया क्लासिफिकेशन की एसिड बेस सॉल्ट, बेसिकली ये कैसे क्या क्लासिफिकेशन है इनका। फिर हम देखते हैं कि आपको तो मतलब कॉमन आइडिया 8-9 में होगा ही कि एसिड बेसिस क्या होते हैं। हो सकता है आपको प्रॉपर डेफिनेशन ना पता हो, उनकी प्रॉपर्टीज ना पता हो, तो वो तो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए तो ये चैप्टर पूरा है। पर आपको आई होप आपको बेसिक आइडिया होगा कि एसिड और बेसिस सॉल्ट ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी जो पहला हमारा टॉपिक है ये है इंडिकेटर्स कौन से होते हैं हमारे एसिड्स और बेसिस को जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इंडिकेटर का वो होता है, इंडिकेटर इज ए डाई नेचुरल और सिंथेटिक विच चेंजेस कलर व्हेन इट कम विद द कॉन्टैक्ट ऑफ एन एसिड और बेस। मतलब इंडिकेटर एक बेसिकली डाई होती है। डाई आपको पता ही है, एक डाई होती है इंडिकेटर। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी, मतलब कोई प्लांट से कोई एक्सट्रैक्ट ऐसा कुछ लिया हो सकता है, वो एक डाई की तरह इंडिकेटर काम कर सकता है, या फिर सिंथेटिक हम लैब में भी बनाते हैं कुछ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर इज ए डाई नेचुरल और सिंथेटिक विच चेंजेस कलर व्हेन इट कम विद द कॉन्टैक्ट ऑफ ए एसिड और बेस। तो कोई भी अगर एसिड और बेस में अगर कोई भी इंडिकेटर अगर कॉन्टैक्ट में आए, उसका कलर चेंज होता है, तो वो एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, वो डाई एक इंडिकेटर होती है एसिड और बेसिस के लिए। तो फिर हमारी ये टेबल है जो कि बेसिक इंडिकेटर्स हमारा दर्शाती है, और एसिड सोल्यूशन, बेस सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले देखिए ब्लू लिटमस सोल्यूशन, आपको पता है आपका ब्लू लिटमस पेपर या फिर उसका सोल्यूशन भी बनता है उसी डाई का। वो जिस डाई होती है बेसिकली, जो ब्लू लिटमस होता है वो एक डाई होती है ब्लू कलर की, जो कि हम पेपर पर उसी डाई को लगाते हैं तो वो हमारा ब्लू लिटमस पेपर बनता है। तो वही है, उसका सोल्यूशन जो होता है ब्लू लिटमस सोल्यूशन, वो एसिड सोल्यूशन में रेड रहता है, बेसिक सोल्यूशन में उसका कोई चेंज कलर नहीं होता, और न्यूट्रल सोल्यूशन में उसका भी कलर चेंज नहीं होता। फिर जो रेड लिटमस सोल्यूशन है वो एसिड सोल्यूशन में उसका भी कलर चेंज नहीं होता, पर बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर ब्लू हो जाता है। देखिए, तो और फिर न्यूट्रल में नो चेंज। तो जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, ये देखिए ब्लू लिटमस सोल्यूशन एसिड में रेड होता है, ब्लू चेंजेस टू रेड इन एसिड, और उसका उल्टा रेड चेंजेस टू ब्लू इन बेस। इस तरह से आप याद रखिए ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में कौन सा एसिड और बेस में कौन सा क्या चेंज होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के बारे में। फिर आता है हमारा दूसरा एक इंडिकेटर, ये तीनों जो इंडिकेटर्स है चारों, ये सिंथेटिक है। ठीक है, उनमें से कोई नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, चारों सिंथेटिक इंडिकेटर्स ही हैं, मतलब लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। थर्ड इंडिकेटर हमारा है मिथाइल ऑरेंज। तो ये एसिड सोल्यूशन में रेड कलर होता है इसका, बेस में येलो, और न्यूट्रल में ये ऑरेंज होता है। तो इनिशियली मतलब न्यूट्रल है, मतलब कोई भी सोल्यूशन उसमें नहीं है, फिर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसमें मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज रहेगा। तो ऑरेंज है, ये देखिए मिथाइल ऑरेंज, नाम में ही ऑरेंज है, मतलब ये न्यूट्रली ऑरेंज ही होगा। एसिड में ये क्या होगा, रेड, बेस में येलो। ठीक है, फिर हमारा आखिरी सिंथेटिक इंडिकेटर जिसका नाम है फिनप्थेलिन। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ऐसे, फिनप्थेलिन। ये हमारा इनिशियली कलरलेस होता है न्यूट्रल सब्सटेंस में, एसिड में भी ये कलरलेस ही रहता है, कुछ तरह का कलर चेंज नहीं होता, पर बेस में ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। फिर हम बात करते हैं इनके अलावा जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं।
तो 3 बेसिक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इन 4 सिंथेटिक के अलावा। पहला हमारा है टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है हल्दी, विच चेंजेस इट्स कलर टू रेड इन बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, टर्मरिक आपको पता है येलो होती है इनिशियली, वो बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाती है, पर एसिड में उसका कलर येलो ही रहता है। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके कोई भी क्लॉथ है उस पर अगर आपका टर्मरिक गिरा हुआ है, उसको आप अगर जब भी धोते हो, वॉश करते हो, तो वो हल्का सा रेड कलर में चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा। तो वो इसलिए होता है कि हमारे जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं ना, वो बेसिक सोल्यूशंस होते हैं, इसलिए उनमें टर्मरिक का कलर रेड में चेंज होता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स की। इसके अलावा जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली टर्मरिक ही इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट ही लिखा है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। कहने का मतलब इनमें कोई तरह का कलर चेंज नहीं होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कोई तरह का कलर चेंज नहीं होगा, पर इनकी जो स्मेल होगी उसमें किसी तरह का चेंज आएगा एसिड और बेसिक सोल्यूशन में। अब दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के। पहला है हमारा अनियन। तो अनियन की आपको स्मेल पता है, उसकी एक अलग तरह की स्मेल होती है अनियन की। वो स्मेल जो है वो बेसिक सोल्यूशन में डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी, मतलब वो स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। प्याज की जो स्मेल होती है वो बेसिक सोल्यूशन में डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर एसिड में वो स्मेल रहती है। ठीक है, न्यूट्रल में और एसिड में जो अनियन की जो नेचुरल स्मेल है वो रहती है, पर बेसिक सोल्यूशन में वो स्मेल नहीं रहती, वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते वो स्मेल, मतलब वो स्मेल गायब हो जाती है। तो ये हमारी जो स्मेल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्मेल से हमें पता चल रहा है एसिड है या बेस है। तो ये हमारे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, और एक जो हमारा कॉमन एग्जांपल है वो होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट आपको पता है, वनीला एसेंस आप यूज़ करते हो या फिर वही वनीला का किसी तरह का एक्सट्रैक्ट। तो उसकी जो स्मेल होती है, जो एक फ्रूटी टाइप की स्मेल होती है वनीला की, वो भी बेसिक सोल्यूशन में आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन में वो जो स्वीट सी स्मेल होती है वनीला की, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, पर बेस में नहीं कर सकते। ये हो गई बात हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और इसी के साथ जो इंडिकेटर्स थे वो भी एक तरह से ख़त्म हो गए। यूनिवर्सल इंडिकेटर बचा है, वो हम पीएच पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, इस तो भी अब हम वो समझ में आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बाकी जितने भी तरह के इंडिकेटर्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में एसिड का हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बाकी एसिड की प्रॉपर्टीज़ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड के, वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एसिड का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होते हैं बेसिकली एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीडियो में एसिड की जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली। तो फिर हम आते हैं एसिड्स पे। तो डेफिनेशन हमारा कहता है एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयोन्स। ये है डेफिनेशन, मतलब वाटर में अगर हम डिसोसिएट कर दें एक एसिड को, डिसोसिएट मतलब अगर कोई भी एसिड टोटली टूट जाए, वाटर में टूट जाए, क्या वो टूटता ही है, मतलब कहने का मतलब एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में टूटने पर, पानी में कैसे टूटेगा, पानी में डिसॉल्व होने पर टूटेगा। ऐसा थोड़ी है कि पानी और एसिड पास पास रख दो तो एसिड टूट जाएगा, पानी में डिसॉल्व होने के बाद टूटेगा। अच्छा बाब, कोई लोग ऐसा मत सोचना कि एसिड तो लिक्विड होता है वो कैसे टूटेगा। टूटने का मतलब वो नहीं कि मतलब आप कांच थोड़ी है एसिड जो मतलब टूट जाए, वो वाला टूटना नहीं। डिसोसिएट मतलब वो जो कंपाउंड है वो टूट के उसके सेपरेट आयोन्स बने, समझे। डिसोसिएट का मतलब ये है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो, मतलब एसिड का जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टूट के सेपरेट आयोन्स बने, डिसोसिएट का मतलब ये है। ठीक है, ये मत समझना टूटना मतलब क्या, मतलब ये कांच थोड़ी एक टूट जाए। ठीक है, एनीवे बैक टू द टॉपिक। सो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद टूटते हैं और उसमें से H+ आयोन्स मतलब हाइड्रोजन आयोन्स निकलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयोन्स होते हैं ये फर्दर पानी में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस मतलब H3O+ आयोन्स बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के पास इसलिए लिखा है कि बहुत बुक में सीधा ऐसा ही दे देता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ आयोन्स। यहाँ पे H+ आयंस का जिक्र भी नहीं करता कई कई बुक्स में, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया। तो पहले क्या होगा ये देखिए, ये हमारा फॉर एग्जांपल HCl है, एक्वस मतलब पानी में है,
वो डिसोसिएट होगा पानी में डिसॉल्व होने के बाद, तो उसमें से H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस दो तरह के ये आयन्स निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस आयन्स निकले HCl से, तो हम कह सकते हैं कि HCl जो है वो एक एसिड है। ठीक है, ये हो गई एसिड की डेफिनेशन। पर हर बार कोई भी एसिड निकले उसमें क्या होगा, वाटर तो होगा ये एसिड में, तो ये जो फर्दर हमारे H प्लस आयन्स निकले वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और H3O प्लस आयन्स बना लेते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ H प्लस लिखा है, यहाँ पे H प्लस एक्वस लिखा है, तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। H प्लस एक्वस जो होता है उसका मतलब है H प्लस आयन्स के साथ वाटर, मतलब H प्लस एक्वस आप लिखो उसका वही मतलब है कि H3O प्लस आयन्स लिखो, या फिर आप H प्लस आयन्स लिखो प्लस वाटर लिखिए H3O प्लस लिखो। समझ गए? मतलब अगर आप कभी भी एसिड का डेफिनेशन लिखो तो यहाँ पे H प्लस ऐसे एक्वस लिखना, H प्लस एक्वस आयन्स, तो उसका मतलब जो होगा और H3O प्लस का डेफिनेशन वही हो। अब यहाँ पे मैंने एक्वस नहीं लिखा था क्योंकि मैंने डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया था ये H प्लस आयन्स H3O प्लस आयन्स बनेंगे। अगर आपको फिर से कन्फ्यूजन हो रही है कि मैंने क्या बोल रहा हूँ तो सुनिए एक बार फिर से। देखिए H प्लस आयन्स निकलेंगे, ठीक है, वो वाटर में ऐड होंगे तो H3O प्लस आयन्स बनेंगे। ये H प्लस आयन्स एक्वस जो है इसका मतलब है यही H प्लस आयन्स के साथ वाटर, मतलब आप ऐसा ही समझ सकते हो जो H प्लस एक्वस है ना हमारा, वो यही इंडिकेट करता है कि वो H3O प्लस आयन्स है। H प्लस आयन्स एक्वस का मतलब H प्लस आयन्स पानी में है, तो अपने आप पानी में है तो रिएक्ट कर ही जाएंगे और H3O प्लस बना ही लेंगे ना। सिर्फ आप H प्लस आयन्स लिखते हो उसका मतलब वो पानी में नहीं है और वो H प्लस आयन्स ही रहेंगे, वो फिर H3O प्लस आयन्स नहीं बनेंगे बस। पर आप अगर ऐसा लिख देते हो H प्लस आयन्स एक्वस, तो वो पानी में रिएक्ट करके H3O प्लस आयन्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस हुआ। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और आधे बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलता कि ये डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ इसको इग्नोर ही मार देते हैं। तो वो भी मत करना, आप इग्नोर भी मत मानना और कन्फ्यूज भी मत होना। ठीक है, तो ये देखिए वही मैंने लिखा है, सो वी शुड राइट H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयन्स एंड नॉट H प्लस आयन्स। एसिड के डेफिनेशन में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एसिड के डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। अगर आप एसिड का डेफिनेशन लिखते हो तो ऐसे लिखना H प्लस एक्वस आयन्स या फिर H3O प्लस आयन्स बनेंगे, कभी भी H प्लस आयन्स सीधा मत लिखना, वो आपको पता है उसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है एसिड विच इज आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब पानी में हर एसिड डिसोसिएट आपको पता चल गया, और H प्लस आयन्स जो है, H प्लस एक्वस आयन्स जो हैं, मतलब H3O प्लस आयन्स वो बन जाएंगे बाद में। फिलहाल हम वो कह सकते हैं H प्लस आयन्स एक्वस। ठीक है, वो फिर बाद में पानी में जाकर रिएक्ट करके H3O प्लस बना ही लेंगे। तो वो जो H प्लस आयन्स जो प्रोड्यूस होंगे वो अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में निकलें जिस एसिड में या फिर जिन एसिड्स में, वो एसिड्स हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इसके एग्जांपल है हमारे सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मतलब इन शॉर्ट बोलें तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, जो भी किसी मिनरल से या फिर रॉक से, इनसे जो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब जितने भी तरह के मिनरल एसिड्स हैं ऑर्गेनिक में ही, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए HCl टूटता है तो H प्लस Cl बनता है, ये एक रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस सच एज मेटल्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ही रैपिडली मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट इनके साथ रिएक्ट करते हैं। फिर अगला पॉइंट कहता है ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छी तरह से कब करेगी, जब किसी सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आयन्स होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये जितनी ज़्यादा होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कंडक्ट करती है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं हम वीक एसिड्स पर। तो एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर
एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयोन्स, सॉरी यहाँ पे मैं H प्लस लिखना भूल गया, ठीक है, H प्लस आयोन्स इज कॉल्ड ए वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होते हैं, ये पूरी तरह से नहीं टूटते वाटर में। स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या होते हैं हमारे, पूरी तरह से वो डिसोसिएट कर जाते हैं, पर वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब वो पार्शियली टूटते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो पार्शियली टूटते हैं, इसीलिए जो H प्लस आयोन्स निकलते हैं वो कम निकलते हैं। तो आपको ये रीजन भी पता चल गया H प्लस आयोन्स क्यों कम निकलते हैं वीक एसिड में, क्योंकि वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, तो वो पार्शियली टूटते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। और क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयोन्स प्रोड्यूस होते हैं वीक एसिड में, मतलब डिसोसिएट करने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए ये हमारे वीक एसिड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए CH3COOH, ये जो है एक वीक एसिड है। ये जो डबल एरो है ना, इसका मतलब ये पार्शियली टूट रहा है, मतलब ये रिएक्शन दोनों साइड हो रहा है। मतलब CH3COOH जो है वो टूट के CH3CO माइनस आयोन्स भी बन रहे हैं, H प्लस आयोन्स भी बन रहे हैं, पर इनके साथ साथ ये जो दोनों हैं ये फिर से रिएक्ट करके CH3COOH भी बना रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन दोनों साइड हो रहा है। ये है हमारा जो डबल साइडेड जो एरो है ना, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे ये जो साइन दिया है इस तरह से, इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा, रिएक्शन दोनों साइड हो रहा है, तो H प्लस आयंस तो निकल रहे हैं ना, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ये तो हो रहा है, मतलब CH3COOH से CH3CO माइनस और H प्लस आयंस बन नहीं रहे हैं, तो H प्लस आयंस तो प्रोड्यूस हो रही हैं, पर क्योंकि वो वापस जुड़ जा रहे हैं। तो अब देखिए, अगर आप मान लें इतने H प्लस आयंस निकले और इनमें से इतने वापस जुड़ के CH3CO प्लस बना रहे हैं रिवर्स साइड से, तो ये जो हैं इतने तो हमारे H प्लस आयंस हैं ही ना, मतलब H प्लस आयंस निकल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन है CH3COOH से CH3CO माइनस और H प्लस, ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है और ये कम क्वांटिटी में हो रहा है, पर रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस निकल रहे हैं क्योंकि दोनों साइड रिएक्शन हो रहा है और ये पूरी तरह से टूट भी नहीं रहा है, इसलिए जो H प्लस आयंस है वो कम निकलते हैं, ठीक है, इसलिए ये वीक एसिड है। और दो एग्जांपल देखें तो कार्बन एसिड जो होता है H2CO3 और सल्फरस एसिड H2SO3, ये दो वीक एसिड होते हैं। अब देखिए H2SO4 जो है सल्फरिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है, पर सल्फरस एसिड जो H2SO3 जो एसिड है हमारा सल्फरस एसिड, ये वीक एसिड होता है, ठीक है। और वीक एसिड जो है ये कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, है कि नहीं। और एक चीज़ अगर आपको ये डाउट हो रही है, ये देखिए, अगर आप सोच रहे हैं ये H3 यहाँ पे क्यों नहीं निकले, आप अगर यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पे COO निकलता, ये जो H3 और ये H4 ऐसा कुछ निकलता, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये इस तरह से टूट रहा है, ये CH3CO जो पूरा है ये पूरा एक नेगेटिव आयन है और H प्लस एक पॉजिटिव आयन है, इसी तरह से ये कंपाउंड टूट रहा है, ठीक है। ऐसा आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि H है तो सिर्फ सारे H को अलग कर दिया फिर ऐसे अलग कर दिया, इस तरह से कंपाउंड नहीं टूटता। ये जो कंपाउंड है टूटता ही ऐसे ही है, और इनफैक्ट सारे एसिड ही ऐसे ही टूटते हैं, सिर्फ H प्लस एक टूटता है और बाकी जितना बचा सभी अलग होता है। जैसे यहाँ पे अगर H2CO3 इसको आप तोड़ोगे तो सिर्फ H प्लस एक निकलेगा और HCO3 माइनस एक अलग से टूटेगा, समझ गए। जैसे H2SO3 है H प्लस और HCO3 माइनस, इस वे से टूटेंगे जितने भी एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी वीक एसिड भी, ठीक है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, सारे एसिड में सिर्फ एक H प्लस निकलेगा और बाकी पूरा कंपाउंड एक नेगेटिव आयन के वे में टूटेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, और डाइल्यूट एसिड कहते हैं विच कंटेन्स मच मोर वाटर देन कंसंट्रेटेड एसिड। तो क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब वो एसिड जिनमें जितना कम पानी पॉसिबल है। अब बिना पानी के एसिड एसिड ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में या फिर अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली। अगर पानी नहीं होगा, फिलहाल आप याद रखिए, अगर पानी नहीं है किसी भी एसिड में तो एसिड एसिड ही नहीं रहा, उसकी कोई भी एसिड की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रहेंगी ही नहीं। तो एसिड में पानी रहना ही चाहिए, ठीक है, पर जितना मिनिमम पॉसिबल अमाउंट पॉसिबल है, मतलब जितना कम पानी हम किसी भी एसिड में रख सकते हैं
वो एसिड होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अब आप ये मत सोचना कंसनट्रेटेड एसिड मतलब सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट मतलब सारे वीक एसिड, नहीं नहीं, कोई भी एसिड हो, कंसनट्रेटेड एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, उससे इसे कंफ्यूज मत कीजिए। वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी तरह का एसिड हो, उसमें अगर बहुत कम पानी है तो वो कंसनट्रेटेड उसे कहा जाता है, अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसे डाइल्यूट कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डाइल्यूटिंग एसिड। मतलब अगर कोई कंसनट्रेटेड एसिड हमें दिया है, उसे हम डाइल्यूट करना है, मतलब क्या, उसमें वाटर ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपने एसिड लिया, पानी लिया और फिर तो हो गए भाई, मज़े ही आ जाएंगे आपको। क्यों हम डिस्कस करते हैं, मतलब डाइल्यूटिंग एसिड मतलब क्या, बेसिकली डाइल्यूटिंग एसिड मतलब एसिड में हमें पानी ही मिलाना है, ठीक है। मतलब एसिड मतलब देखिए, कंसनट्रेटेड एसिड हमारे पास है, उसमें कम पानी है, डाइल्यूट हमें उसे करना है तो उसमें क्या, हमें वाटर ऐड करना है। बस किस वे से ऐड करते हैं वो प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, डाइल्यूटिंग एसिड, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, व्हाइल डाइल्यूटिंग ए कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीयरिंग एंड नॉट एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड। मतलब ये देखिए, मतलब आपको बेसिकली ये करना है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। एसिड है उसमें पानी मिला दिया, ये कभी भी मत करना। आपको वाटर है उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाना है, फिर इसे कांस्टेंट स्टिर करते रहना है ग्लास रॉड से, ठीक है। मतलब एक कंटेनर में आप वाटर ले लो, बड़ा कंटेनर थोड़ा, उसमें वाटर ले लो, फिर थोड़ा सा एसिड मिलाओ, उसे कंटिन्यू स्टिर करो, फिर थोड़ा एसिड और मिलाओ, फिर स्टिर करो। इस तरह से हम कोई भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, क्यों हम ऐसा करते हैं, तो ये पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, ये वही पॉइंट है, ठीक है। तो इफ वाटर इज एसिड टू कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब अगर हम ये कर दें, एसिड में वाटर मिला दे तो क्या होगा, देखिए, तो डाइल्यूटेड मतलब इसे डाइल्यूट करने के लिए हम अगर वाटर ऐड कर दे सीधे एसिड में तो क्या होगा, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर इनटू स्टीम एक्सप्लोसिवली which can splash the acid on face or clothes which causes acid burn। मतलब अगर आप एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी निकले होंगे, मुझे पता है, जिनको भूल गए होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो उनके लिए तो मैं भाई कुछ नहीं कह सकता। आप पहला वीडियो फिर से जाके देखिए फर्स्ट चैप्टर का, और तो क्या ही कहूँ। तो अगर आपको याद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं तो सुनिए मेरी बात, अगर नहीं पता तो गूगल से रेफ़र कर लीजिए बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, या फिर पिछले लेक्चर मेरा देख लीजिए पहला चैप्टर का, ठीक है। सारा टाइम नहीं लेते हैं, बेसिक इसको जल्दी से कंक्लूड करता हूँ मैं, ठीक है। तो एसिड और वाटर का रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप एसिड में ऐसे वाटर रिएक्ट कर दोगे तो एक ही बारी में वाटर बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हो एसिड में, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी एक ही बारी में। उस हीट से क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्टीम के साथ थोड़ा बहुत एसिड भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो जो एसिड और वाटर की जो कंबाइंड स्टीम बनेगी या फिर स्टीम फॉर्म में वेपराइज होगा, वो सीधा आपके ऊपर स्प्लैश होके उछलेगा। समझ रहे हो, मतलब गर्म है पूरा, वो उछलेगा। जैसे कि इस इमेज में देखिए, अगर आप वाटर को एसिड है उसमें वाटर ऐड कर दो तो इस तरह से वो जो गर्म एसिड है वो स्प्लैश वे में के ऊपर ऐसे गिर सकता है, ये देखिए इस वे से ऐसे, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा वाटर में थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करते हैं और उसको कांस्टेंट स्टिर करते हैं, और इस तरह से हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला वीडियो कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।